गुड इवनिंग वंस अगेन फ्रेंड्स। मैं आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एंटी डिज़ायर ग्रामर। एंटी डिज़ायर ग्रामर क्या है, उसको कब यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंटी डिज़ायर ग्रामर का मतलब है जबकि वाक्य का सब्जेक्ट किसी कार्य करने की चाहत रखे लेकिन वो कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करे। उदाहरण के लिए, पापा चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं। इसमें चाहत किसकी है? पापा की। और डॉक्टर कौन बनेगा? मैं। तो जब डिज़ायर किसी और व्यक्ति की हो और एक्शन कोई और व्यक्ति करे तो ये ग्रामर कहलाती है एंटी डिज़ायर ग्रामर। इस ग्रामर को हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इसको यूज़ करने का कारण ये है कि इस सेंटेंस की मुख्य वर्ब होती है वांट, और वांट का प्रयोग ऑफिशियली केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आती, नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी आती है। इसको समझने के लिए मैंने एंटी डिज़ायर के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से लिखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहली बात, आज की ग्रामर एंटी डिज़ायर ओनली फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट, जो कि केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। जब सब्जेक्ट की चाहत पर कार्य कोई और व्यक्ति करता है, वाक्य का फील क्या होना चाहिए? डिजायर सब्जेक्ट की एक्शन किसी और व्यक्ति के द्वारा। इज इट क्लियर? और आज की ग्रामर में यह भी याद रखिएगा, जो व्यक्ति चाहत रखेगा वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जो व्यक्ति चाहत करेगा, डिज़ायर व्यक्त करेगा, वही व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और जो दूसरा व्यक्ति एक्शन करेगा वो ऑब्जेक्ट पोर्शन में आएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, वाक्य में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन? जो कार्य करने की इच्छा करेगा। फिर ऑक्सिलरी, फिर नॉट, फिर वांट, वांट्स या वांटेड। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वांट्स, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वांट। अगर पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव होगा तो वांटेड। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगेगा और वांट आएगा। यहाँ पर उस व्यक्ति का जिक्र आएगा, सेंटेंस की मेन वर्ब वांट के बाद उस व्यक्ति का जिक्र आएगा जो सेंटेंस में एक्शन करेगा। इज इट क्लियर? फिर अगर हमारे ऑब्जेक्ट पोर्शन में निगेटिविटी है तो नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाकर जो एक्शन ये करेगा उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर वो जिस पर करेगा वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटी डिजायर। चलिए एग्जांपल लेते हैं। राम चाहता है श्याम खेले। इस वाक्य में चाहत कौन रख रहा है? राम। एक्शन कौन करेगा? श्याम। तो सबसे पहले देखते हैं ये किस ग्रामर का सेंटेंस है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये कैसे पहचाना? क्योंकि चाहत शब्द के साथ ये जो हिंदी पहचान आ रही है, यहीं से जज होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है। राम चाहता है, ता है आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो राम और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी और नॉट का प्रयोग नहीं होगा पॉजिटिव सेंटेंस में। तो राम के बाद सीधे, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब वांट्स, राम वांट्स। फिर यहाँ पर है डूअर, डूअर यानी जो व्यक्ति एक्शन करेगा इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। श्याम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म श्याम, निगेटिव नहीं है तो फिर टू आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम वांट श्याम टू प्ले। यहाँ पर एक खास बात और ध्यान दीजिएगा, डूअर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। श्याम एक नाम है जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म श्याम ही होगा, लेकिन अगर सेंटेंस ये होता कि राम चाहता है वह खेले, वह शब्द आ जाता जो कि एक प्रोनाउन है, तो हमेशा पूरी अंग्रेजी भाषा के लिए सत्य है, सेंटेंस की मेन वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। सेंटेंस की मेन वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन का जिक्र सेंटेंस में होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा।
वह एक प्रोनाउन है जिसकी इंग्लिश होती है ही, जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो अगर हमारा वाक्य ये हो कि राम चाहता है वह खेले, तो राम वांट्स और श्याम की जगह वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिम टू प्ले। राम चाहता है मैं खेलूं, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई की इंग्लिश मी। आई है सब्जेक्टिव फॉर्म, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो काम कौन कर रहा है, मैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। राम वांट्स मी टू प्ले। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस ये हो कि राम चाहता है हम खेलें, तो राम वांट्स अस टू प्ले। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, राम वांट्स अस टू प्ले। राम चाहता है वे खेलें, वे की इंग्लिश दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। तो राम वांट्स देम टू प्ले। वह अगर किसी लड़की के लिए आ जाए, राम चाहता है वह खेले, वह कोई लड़की हो, तो वह लड़की हो तो उसकी प्रोनाउन क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। तो राम वांट्स हर टू प्ले। इज इट क्लियर? जब भी सेंटेंस की मुख्य क्रिया के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। इसी कारण से हमने स्ट्रक्चर में वांट मेन वर्ब है, उसके बाद डूअर यानी जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा है उसका जिक्र ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करके आपको दिखाया, और स्ट्रक्चर में भी लिख दिया है डूअर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आशा है आपको बात समझ आ गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राम नहीं चाहता है श्याम खेले। राम नहीं चाहता है। अब ये जो नहीं आया है ये चाहत शब्द से पहले आया है, तो कौन सा नॉट लगेगा, ये वाला नॉट। राम नहीं चाहता है तो राम डज नॉट वॉन्ट श्याम टू प्ले। राम नहीं चाहता है मैं खेलूं, राम डज नॉट वॉन्ट मी टू प्ले। राम नहीं चाहता है हम खेलें, राम डज नॉट वॉन्ट अस टू प्ले। राम नहीं चाहता है वे खेलें, राम डज नॉट वॉन्ट देम टू प्ले। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एंटी डिजायर का कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में राम चाहता था आया है, दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट। एंटी डिजायर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि पास्ट इंडेफिनिट का इसकी पहचान कहां से होगी, चाहत शब्द के साथ अगर है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहत शब्द के साथ था आया है तो पास्ट इंडेफिनिट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है एंटी डिजायर का। राम चाहता था श्याम खेले, राम वांटेड श्याम टू प्ले। अगर दूसरा एग्जांपल ले जिसमें हम प्रोनाउन बदल लें डूअर का, राम चाहता था वे खेलें, राम वांटेड देम टू प्ले। राम चाहता था हम खेलें, राम वांटेड अस टू प्ले। राम चाहता था वह खेले, राम वांटेड हिम टू प्ले। इज इट क्लियर? अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव ले लेते हैं। राम नहीं चाहता था श्याम खेले, राम डिड नॉट वांट श्याम टू प्ले। राम नहीं चाहता था श्याम खेले, राम डिड नॉट वांट श्याम टू प्ले। राम नहीं चाहता था हम खेलें, राम डिड नॉट वांट अस टू प्ले। राम नहीं चाहता था वे खेलें, राम डिड नॉट वांट देम टू प्ले। इज इट क्लियर? अगर कोई नाम होगा एक्शन करने वाला तो उसकी जगह पर उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही होगा। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होगा। राम नहीं चाहता था आप खेलें, राम डिड नॉट वांट यू टू प्ले। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होगा। हम अभी यहां पर आपको लिख देते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये सब्जेक्टिव फॉर्म और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ही का हिम, शी का हर, आई का मी, दे का देम, वी का अस, यू का यू, और भी कोई नाम होगा तो उसका वही होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एंटी डिजायर में, लेकिन उससे पहले अगर ऑब्जेक्टिव पोर्शन का नॉट आया हो, जैसे राम चाहता है श्याम ना खेले,
स्टार्टिंग में राम चाहता है, इसमें निगेटिविटी नहीं आई, तो कौन सा नॉट यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव पोर्शन का नॉट। राम चाहता है श्याम ना खेले, तो राम wants श्याम नॉट टू प्ले। राम चाहता था श्याम ना खेले, राम वांटेड श्याम नॉट टू प्ले। राम चाहता था आप ना खेलें, राम वांटेड यू नॉट टू प्ले। पापा चाहते थे मैं सिगरेट ना पीऊं, पापा वांटेड मी नॉट टू स्मोक। मैं चाहता था आप हिंदी ना बोलें, आई वॉन्टेड यू नॉट टू स्पीक हिंदी। इज इट क्लियर? अब कभी कभी एंटी डिजायर का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य। आपने हमारे अभी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, हु और हुम पर बेस्ड जो थे, उसमें आपने समझा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का नाम पूछा जाए तो कौन सा वर्ड आता है? हु। अगर ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो उसका नाम पूछा जाए तो कौन सा वर्ड आता है? हुम। तो उसका भी एग्जाम्पल आज के वीडियो में मैंने लिया हुआ है। जैसे कौन चाहता है श्याम खेले, इसमें जो व्यक्ति चाहत करता है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो क्या मिसिंग है? सब्जेक्ट का नाम जो कि एक इंसान है, तो कौन सा वर्ड आएगा? हु। हु वॉन्ट्स श्याम टू प्ले। कौन चाहता था श्याम खेले? हु वॉन्टेड श्याम टू प्ले। अब एक और एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट जो कि एक इंसान है उसके नाम को पूछने के लिए इसको इंट्रोगेटिव बनाया है। राम चाहता है कौन खेले, तो राम चाहता है कौन खेले, इसमें कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कौन शब्द आया है तो सबके दिमाग में आता है कि हु आएगा। लेकिन आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो आपको पता है कि अगर सब्जेक्टिव पोर्शन में किसी व्यक्ति का नाम गायब है तो कौन सा वर्ड आता है? हु। अगर ऑब्जेक्टिव पोर्शन में किसी व्यक्ति का नाम गायब है तो कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड आता है? हुम। तो इस सेंटेंस में जो व्यक्ति चाहत कर रहा है उसका नाम दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम मिसिंग है, ऑब्जेक्ट के नाम के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा हुम। तो राम चाहता है कौन खेले, हुम डज राम। ये डज क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट राम था और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हुम डज राम वांट टू प्ले। राम चाहता है कौन ना खेले, हुम डज राम वांट नॉट टू प्ले। अच्छा, ये तो ग्रामर बेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ ऐसे सेंटेंस जो आप अपने दैनिक जीवन में रोज सुनते होंगे या बातचीत के दौरान आप बोलते होंगे, दूसरे सुनते होंगे, जैसे पापा चाहते हैं मैं अध्यापक बनूं, पापा वांट्स मी टू बिकम टीचर। पापा नहीं चाहते हैं मैं अध्यापक बनूं, पापा डजंट वांट, डज नॉट वांट को हमने कहा डजंट, पापा डजंट वांट मी टू बिकम अ टीचर। पापा चाहते थे मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, पापा वांटेड मी टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर। पापा नहीं चाहते थे मैं बिजनेस करूं, पापा डिडंट वांट मी टू डू बिजनेस। इज इट क्लियर? इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कौन चाहता है मैं अध्यापक बनूं? क्या मिसिंग है? हाँ, सेंटेंस में चाहत करने वाला व्यक्ति का नाम मिसिंग है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा हु। कौन चाहता है मैं अध्यापक बनूं? हु वांट्स मी टू बिकम अ टीचर। इन दिस ग्रामर वी हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल। आशा है कि आपको ग्रामर समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, एंटी डिजायर ग्रामर का प्रयोग तभी करते हैं जब सेंटेंस में कार्य की चाहत रखने वाला व्यक्ति अलग हो और सेंटेंस में कार्य करने वाला व्यक्ति अलग हो। जो व्यक्ति चाहत करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो व्यक्ति कार्य करता है वो ऑब्जेक्ट पोर्शन में आता है, उसको डूअर की संज्ञा दी गई है। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। ये ग्रामर केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है क्योंकि इसकी मेन वर्ब वांट केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में ही ऑब्वियसली यूज होती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आशा है आप इस ग्रामर का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे। इंग्लिश में स्पीकिंग करने में ये आपके लिए सहायक होगी। आपको ग्रामर समझ में आ गई होगी।
किसी कारणवश से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है जिससे कि आने वाले वीडियोस इससे बेहतर हो सकते हैं, या इस वीडियो की कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल आशीष त्रिपाठी टीचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, जिससे हम बेहतर अंग्रेजी बोलना सीख पाएं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।